गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजिया व सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज अपन एक इम्पोर्टेंट कक्षा लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। विशेष करके ये हिंदी अनिवार्य जो है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सिलेबस में है। उनके अलावा कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक और प्री पीटीटी और प्री बीएसटीसी वालों के लिए भी ये कक्षा महत्वपूर्ण रहने वाली है। मित्रों, एक 12वीं के हिंदी अनिवार्य के टॉपिक में दे रखा है पद परिचय। ये मित्रों हेडिंग से 2 नंबर का एक प्रश्न आता है पद परिचय से संबंधित 12वीं के हिंदी अनिवार्य में। भले वो विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हो, कला वर्ग का विद्यार्थी हो या वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी हो, सभी के लिए कक्षा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उनके साथ साथ बीएसटीसी वालों के लिए कक्षा 3 से 12 तक प्रत्येक क्लास के लिए ये चीज़ है जो महत्वपूर्ण है। तो पद परिचय जो है वो है क्या? सबसे पहली बात आती है कि कोई भी जो शब्द होता है जब वो विभक्ति सहित वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द क्या कहलाता है? एक पद कहलाता है। उस पद का अपना एक परिचय होता है। जैसे आपका और मेरा एक परिचय है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम है, मेरा क्या बिजनेस है, मेरा कौन सा गांव है, ये मेरा एक जनरली मतलब परिचय है। उसी प्रकार से आपका भी परिचय हो सकता है कि मैं फलाना राम फलाने गांव से फलानी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो ये आपका एक परिचय हुआ। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का जैसे परिचय होता है वैसे प्रत्येक पद का भी अपना क्या होता है? परिचय होता है। जैसे मैं एक वाक्य के द्वारा पहले आपको मैं ये जो समझाता हूँ। मित्रों, ये वाक्य लड़कियों ने हाथ से कपड़े धोए। अब जो ये वाक्य है इसमें पद परिचय है क्या, उस बात को अपन समझ रहे हैं। जैसे इसमें एक आपका ये पद हो गया, दूसरा आपका ये पद हो गया, तीसरा आपका ये पद हो गया, चौथा आपका ये पद हो गया। इस वाक्य में कितने पद है? 4 पद है। अगर मैं यहाँ लिखता एक ये मैं लिखूंगा तो ये मित्रों क्या है? एक शब्द है। लेकिन ये शब्द जैसे ही विभक्ति के साथ में वाक्य में प्रयुक्त होगा तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब जैसे ही नाम से स्पष्ट है कि पद का परिचय है ना, जो ये पद है इन पदों का प्रत्येक का अपना क्या है? अलग अलग परिचय है, अपना अपना क्या है? आइडेंटिफाई है। जैसे बात करें लड़कियों की, लड़कियां शब्द जो है, ये जो पद है, इनका परिचय क्या है? तो इनका परिचय एक तो ये है, आप कहोगे कि ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कैसे है आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अभी अपन इनको पढ़ेंगे। यानी एक लड़की जाति का बोध करवा रहा है। उसके अलावा स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, धोने क्रिया का क्या है? करता है। तो ये जो तमाम बातें हैं ये इनका क्या कहलाएगा? परिचय। तो इनको कहते हैं पद का परिचय। अब जैसे हाथ से, तो हाथ क्या है? कर्णकारक है। हाथ क्या है? कर्णकारक है, ठीक है ना। या जैसे हाथों लिख दोगे तो बहुवचन हो जाएगा, हाथ से लिखोगे तो एक वचन हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे? ये है जो आपका पद परिचय कहलाएगा। कपड़े क्या है? क्रम कारक है ना, ये क्रम है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाएगी? इसका पद परिचय कहलाएगी। धोना क्या है? क्रिया। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या धोए? कपड़े धोए, तो सकर्मक क्रिया है। कौन से काल की क्रिया है? कपड़े धोए।
यानी भूतकाल की क्रिया है। तो इस प्रकार से जो एक एक शब्द का, एक एक पद का जो अपन ने परिचय मैंने अभी बताया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पद परिचय, यानी प्रत्येक पद का जो एक परिचय देना। ये मित्रों 2 नंबर का प्रश्न इनसे संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पद परिचय की अगर मैं परिभाषा लिखूं, वाक्य में प्रयुक्त पद की लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा आदि बताना, क्या बताना? पद परिचय कहलाता। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा है, सर्वनाम है, या जो भी पद होगा उस पद का लिंग बताना, उस पद का वचन बताना, उस पद का कारक बताना, उस पद का काल बताना, ये जो चीजें हैं वो क्या कहलाएगी? ये है जो मित्रों पद परिचय कहलाएगी। ठीक, अब अपने को पढ़ना, पद परिचय पढ़ने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? शब्द के भेद पढ़ने पड़ेंगे। शब्द के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 2। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। शब्द मित्रों कितने प्रकार का होता है? 2। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है वो तो कैसे शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द। अविकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे कैसे शब्द कहलाते हैं? वे मित्रों अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसमें प्रत्येक के वापस 4 भेद है। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी के भी कितने भेद है मित्रों? इसके भी 4 भेद है। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, विकारी शब्द, और चौथा है विस्मयादि बोधक। मित्रों अपन बात कर रहे हैं पद परिचय की। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। प्रत्येक पद का अपना क्या होता है? परिचय होता है कि उसकी लिंग क्या है, उनका वचन क्या है, उनका कारक क्या है, उनका काल क्या है। ये चीजें तो उनको देखने के लिए अपने को देखना पड़ेगा शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? 2, एक विकारी, एक अविकारी। जैसे ही नाम से विकारी यानी जिसमें विकार होता है, किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिन शब्दों में विकार आता है, परिवर्तन आता है, वो तो कौन सा शब्द है?
विकारी शब्द और वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कितने हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी कितने? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब संज्ञा और सर्वनाम को अपन पढ़ेंगे। ये जो दो चीजें हैं क्रिया और विशेषण, ये में है जो आपको पूर्व कक्षा में इनका अध्ययन अपन कर चुके हैं। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखोगे तो कक्षा 10 की जो हिंदी है उसमें ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ी है पूर्व कक्षा में, क्रिया क्या है और विशेषण क्या है। तो अपन है जो इस कक्षा में या इसके बाद में जैसे ही कंटिन्यूज रूप से संज्ञा को पढ़ेंगे, सर्वनाम को पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को एक एक करके पढ़ेंगे। और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में ही अपन है जो ये तय कर पाएंगे कि इस पद का क्या परिचय होता है। जैसे मैं एक वाक्य और लिख करके आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, जैसे मैंने लिखा राम। राम क्या है? संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अपन जब इस संज्ञा को व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि राम संज्ञा है तो किस प्रकार की संज्ञा है, फिर इसमें कौन सा वचन है, कौन सा काल है, कौन सा कारक है। ये कारक भी अपन ने है जो पूर्व कक्षा में एक कक्षा अपन कारक की भी है जो ले चुके हैं, तो वहाँ से है जो आप देख सकते हो कि कारक जो है वो है जो आप किस प्रकार से क्या स्थिति है। तो राम है, पुल्लिंग है। सबसे पहले लिंग कौन सा राम का? पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है ना। कर्ता कारक है, राम है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा? पद परिचय देना पड़ेगा। शब्द सीधा सीधा आएगा, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, या अन्य किसी भी तरीके से वो आपको प्रश्न पूछ सकता है। जैसे इसका पूछ ले तो जाता है, क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है? आक्रामक क्रिया है, ठीक है। तो आक्रामक क्रिया पुल्लिंग, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार? राम के अनुसार आ रही। राम पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया कैसी हो जाएगी? पुल्लिंग। वचन एक वचन, क्योंकि जाता अगर बहुवचन होता तो जाते आता, स्त्रीलिंग होता तो जाति आता। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो आप जैसे ही देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं इनको पढ़ने के बाद में आपको ये चीज़ें जो समझ में आ जाएगी कि भाई किस प्रकार से पदों का पद परिचय है जो दिया जाता है। तो अपन है जो एक एक चीज़ को है जो पढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक की बात है जो आपको ध्यान में आ गई होगी। सबसे पहली बात मित्रों, संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को क्या कहा जाता है मित्रों? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है किसी का नाम। क्या होता है? किसी का नाम। जैसे मैं आपको कहूँ, उदाहरण के द्वारा अपन समझे तो नरेश, ये क्या है? नरेश क्या है? नरेश किसी व्यक्ति का नाम है। भाई नरेश क्या है? नरेश किसी व्यक्ति का नाम है।
अपन ने पढ़ा किसी प्राणी, अब प्राणी में मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, आप सब समझते आप सब प्राणी हो, ठीक है ना। तो नरेश, नरेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्राणी का नाम हो सकता है। जैसे मैं लिखूं गाय, ये किसका नाम है, एक पशु का नाम है। मैं लिखूं गधा, किसका नाम है, आप सब समझते हो गधा किसका नाम है, ठीक है ना। उसके बाद में नदी, मैं लिख दूं गांव, किसका नाम है, स्थान का नाम है। मैं लिख दूं बागली, स्थान का नाम है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये क्या है मित्रों, किसी भाव का नाम भी हो सकता है। जैसे बुढ़ापा, ये क्या है, एक भाव का नाम है। बचपन, ये भी भाव का नाम है। तो ये जो इस प्रकार से है, किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, जाति, किसी नाम, स्थान, जाति, इनका जो नाम है वो नाम क्या कहलाता है मित्रों, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी का नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, पशु, पक्षी, सभी का जो है वो कोई न कोई नाम होता है। उस नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब मित्रों संज्ञा के भेद की बात करें तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद है। हालांकि आजकल जो अंग्रेजी के अनुकरण पर कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनके भेद कितने हैं, 3। सबसे पहला है व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा है जाति वाचक संज्ञा, और तीसरा है मित्रों भाव वाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य भेद 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ लोग द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक, ये 2 और भेद मानते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन मित्रों इन दोनों का ही है जो समायोजन अपने जातिवाचक में हो जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन इन तीनों के बारे में है जो एक एक करके और व्यवस्थित रूप से डिटेल से है जो पढ़ दे। देखिए मित्रों, या मैं परिभाषा लिख करके और आपका समय है वो खराब नहीं करूंगा, मैं सीधा इनके भेदों के उदाहरण के द्वारा और प्रश्न कैसा आता है उनके द्वारा अपन है जो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो इनका पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें मित्रों क्या होगा, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है विशेष नाम। क्या होगा, विशेष नाम। कहने का मतलब व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, स्थान विशेष का जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। यानी किसी प्रॉपरली किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम, स्पेशल किसी जाति का नाम, स्पेशल किसी भाव का नाम, स्पेशल किसी स्थान का नाम, स्पेशल किसी शहर का नाम, स्पेशल किसी वस्तु का नाम जो होगा वो किस में आ जाएगा, आपके
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, कोई एक जो भी नाम लिखा होगा वो नाम किसका बोध करवाएगा, किसी एक का, और वो भी विशेष एक, और वो विशेष का बोध करवाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम, अब जैसे नरेश, ये क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है मित्रों, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अब यहाँ अगर मैं आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊं तो मैं यहाँ लिख देता हूं आपके दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा मित्रों, पूरी जाति के समूह का बोध होगा। इसमें क्या होगा, पूरी जाति के समूह का बोध होगा, जबकि व्यक्तिवाचक में क्या होगा, किसी एक का बोध होगा, और जातिवाचक में किस पूरी जाति का, पूरे समुदाय का, पूरी मतलब एक समूह का बोध होगा। जैसे मैंने कहा नरेश, तब तो नरेश क्या है, एक व्यक्ति विशेष है, और व्यक्ति विशेष होने की वजह से ही इसमें है जो कौन सी संज्ञा होगी, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मैं यहाँ नरेश की जगह लिख देता छात्र। अब यहाँ छात्र शब्द जो है ये क्या है मित्रों, ये एक पूरी छात्र जाति का बोध करवा रहा है। अब छात्र में राम हो सकता है, नरेश हो सकता है, मोहन हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, लक्ष्मण हो सकता है, भरत हो सकता है, शत्रुघ्न हो सकता है, रावण हो सकता है, विभीषण हो सकता है, कोई भी छात्र हो सकता है, ठीक है ना। तो छात्र का मतलब कोई भी छात्र हो सकता है। ये पूरी छात्र जाति का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है, पूरी छात्र जाति का। जबकि यहाँ पर नरेश कहने से एक विशेष नरेश नाम का जो विद्यार्थी होगा, नरेश नाम का व्यक्ति होगा, उनकी तरफ ये संकेत करता है। एक और लिख देता हूं मैं नाम, गंगा। अब मित्रों गंगा कहते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा स्पेशल कौन सी नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। या किसी महिला का नाम है, लड़की का नाम भी गंगा हो सकता है। यहां मैं लिख दूं नदी। अब मित्रों जैसे मैंने कहा नदी, आपके दिमाग में वो सारी नदियां, जितनी नदियों को आप जानते हो वो सारी नदियां आपके दिमाग में आ जाएगी। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, उनमें से कोई भी नदी हो सकती है, लोणी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने आपको गंगा कहा तो आपके मन में एक स्पेशल नदी आ जाएगी कि हिंदुओं की वो पवित्र नदी, उसका जल जो गंगा जल है उसको पवित्र माना जाता है, वो गंगा नदी। और मैंने जैसे मैं अगर मान लीजिए केवल आपको नदी कहता तो आपके दिमाग में कोई एक क्लियर डेफिनेशन नहीं होती, पूरी नदी जाति का है जो बोध होता। उसी प्रकार से मैं लिखूं शहर और सॉरी जोधपुर, और इधर मैं लिखता हूं शहर। अब मित्रों मैंने जोधपुर लिखा, आपके दिमाग में फटाक से आ गया कि सूर्य नगरी जोधपुर, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी का नगर जोधपुर। और मैंने अगर केवल शहर लिखा तो आपके मन में क्या आ जाएगा, शहर का मतलब जोधपुर हो सकता है, जयपुर हो सकता है, झालावाड़ हो सकता है, बम्बई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब जो अपन पढ़ रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी स्पेशल नाम का बोध होगा। शहर कहते ही कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने जोधपुर कहा इसका मतलब एक शहर विशेष है, सूर्य नगरी जोधपुर, जहाँ से हमारे गहलोत जी ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इस समय वो भी संकट में है, तो उनकी सरकार संकट में है। तो ये है जो आपके क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं लिखता हूं
खेजड़ली, और इधर मैं लिखता हूं गांव। अब ये खेजड़ी लिखा, इसका मतलब आपके दिमाग में आ गया कि खेजड़ली एक गांव है जोधपुर में, जहां पर कहते हैं कि वो वृक्ष काटने के लिए है, जो वहां की महिलाओं ने और वहां के पुरुषों ने है जो खेजड़ली ग्राम में बलिदान दिया था, वो खेजड़ली ग्राम। और मैंने केवल गांव कहा, अब गांव का मतलब कोई भी हो सकता है, गांव का मतलब वर्णवा हो सकता है, गांव का मतलब टापी हो सकता है, गांव का मतलब भाटकी हो सकता है, गांव का मतलब जोरादर हो सकता है, गांव का मतलब भीमगुड़ा हो सकता है, गांव का मतलब कोई भी गांव हो सकता है, ठीक है ना। तो गांव कहने पर आपके दिमाग में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं आएगी, ये जरूर आ सकता है कि गांव की पूरी पूरी जाति का बोध करवा रहा है, ये पूरी पूरी जाति का बोध करवाता है, जबकि यह जो किसी एक विशेष गांव के नाम, गांव का नाम है। जैसे मैं कहूं रीना, और इधर मैं लिखूं लड़की। अब रीना का इसका मतलब एक फिक्स है कि रीना नाम की लड़की है, या जिसका एक स्पेशल है। और लड़की का, अब लड़की कहने से आपके दिमाग में कोई स्पष्ट छवि नहीं बनेगी, क्योंकि पूरी पूरी लड़की जाति का बोध करवाएगा, एक पूरे लड़कियों के समूह का बोध करवाएगा। यहाँ जो रीना हो सकती है, टीना हो सकती है, कोई भी लड़की XYZ कोई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो अंतर है, ये अंतर है व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में। और अपन उदाहरण कुछ लेते हैं। मैंने लिखा रामचरितमानस। अब रामचरितमानस लिखते ही एक विशेष ग्रंथ है, तुलसीदास जी ने लिखा है, उनके लिए स्पेशल ये नाम है। जबकि मैं यह केवल लिखता पुस्तक, तो वो पूरी पुस्तक जाति का बोध करवाता है। रामचरितमानस हो सकती है, रामचरितमानस हो सकती है, रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, गांधी जी की कोई पुस्तक हो सकती है, प्रेमचंद का कोई उपन्यास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ। जबकि मैंने रामचरितमानस लिखते ही एक स्पेशल के लिए ये प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये मित्रों अपन ने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। मैंने जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश की है, और शायद मुझे ये पक्का विश्वास है कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। और क्योंकि अपने को सीधा सीधा क्या करना है, पद परिचय पढ़ना है, इसलिए आपको वहाँ जो सीधा प्रश्न आएगा कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए, तो वहाँ आप लिख सकोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जैसे इसका आ गया तो आप लिखोगे जातिवाचक संज्ञा है। अब वहाँ जो गाय आ जाएगा, आपकी बकरी आ जाएगा, भैंस आ जाएगा, कोई भी XYZ, वो सारे के सारे नाम है जो वहाँ पर आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या होगा मित्रों, गुण है, दोष, धर्म, गुण दोष धर्म, भाव आदि का बोध होगा। गुण दोष धर्म भाव आदि जो अमूर्त चीजें हैं, उन अमूर्त चीजों के बारे में इन भाववाचक संज्ञा से बोध होगा। यानी ऐसी संज्ञा है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो चीज किस में आ जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे मैं लिखता हूं बचपन, ये क्या है, एक भाव है। बचपन क्या है, एक
भाव है मित्रता। क्या है? एक भाव है कठोरता। क्या है? एक भाव है शीघ्रता। क्या है? एक भाव है लिखावट। क्या है? भाव है पहचान। ठीक है। गिरावट। ये जो सारे शब्द है, बुढ़ापा, ये है जो सारे के सारे क्या है मित्रों? भाव है। यानी इनको अपन देख नहीं सकते हैं, ये केवल एक एक भाव का बोध है जो करवाते हैं। लिखावट है, बचपन है, मित्रता है, कठोरता है, शीघ्रता है, गिरावट है, बुढ़ापा है, अच्छाई है, ठीक है, मिठास है, मिठास है, इसके अलावा शत्रुता है, जीवन है। ये जो तमाम शब्द है, ये शब्द किस प्रकार की मित्रों संज्ञा है? ये है जो भाववाचक संज्ञा है। तो अपन पढ़ रहे थे भाववाचक संज्ञा, जिसमें गुण, दोष, धर्म, भाव का है जो बोध, अवस्था वगैरह का जो बोध होता है। इसमें अपने ये कुछ शब्द लिखे, इसमें न तो जाति का बोध है, नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध है, इसमें है जो एक भाव का बोध, जैसे शत्रुता का भाव है, कठोरता का भाव है, शीघ्रता का भाव है, मित्रता का भाव है, एक मिठास है, जीवन का भाव है, बुढ़ापा है, गिरावट है, पहचान है, लिखावट है। इस प्रकार के जो शब्द है उनमें है जो भाववाचक संज्ञा देखी जाएगी। मित्रों, आज की इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में अपन है जो फिर से मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।